हेलो साथियों, सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। और आज हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं जड़ को, यानी कि रूट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि पिछली क्लास में ऐसे हमने पढ़ ही लिया था कि पुष्प क्या होता है और फल क्या होता है। फल और बीज के बारे में और पुष्प के बारे में पिछली क्लासों में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम पादप मोर्फोलॉजी का जो पार्ट हम यहाँ से पूरा करेंगे वो है जड़। जड़ के बारे में आज हम यहाँ से पढ़ेंगे कि जड़ क्या होती है, एग्जाम में इससे किस प्रकार के क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों पर भी हम यहाँ से प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, जिससे कि टॉपिक से रिलेटिव सभी बातों को मैं सरल स्वभाव में आपको समझा सकूं। चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि जड़ किसे कहा जाता है। यदि एग्जाम में यदि इससे परिभाषा से संबंधित यदि कोई क्वेश्चन यदि आपको पूछा जाता है, तो जड़ देखो, कोई भी जो पौधा होता है, कोई भी जो पेड़ होता है, पेड़ का वह भाग जो जमीन के अंदर धसा हुआ रहता है, उस भाग को अक्सर हम क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। किसी भी पौधे को उखाड़िएगा जमीन से, तो जमीन से उखाड़ने के पश्चात जो जड़ें आपको एक धागे नुमा संरचनाएं आपको दिखाई देंगी। यदि कोई पौधा छोटा है तो उसमें छोटी जड़ें होंगी, यदि कोई पौधा बड़ा है तो उसमें क्या होगी? बड़ी और मोटी प्रकार की जड़ें उसमें पाई जाती हैं। तो जड़ अक्सर किसे कहते हैं? कि पौधे का वह भाग जो जमीन या भूमि के अंदर छिपा रहता है, धसा रहता है, उस भाग, उस पौधे के उस भाग या उस हिस्से को हम क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। तो ऐसा हम परिभाषा में लिख सकते हैं कि पौधे का वह भाग, पौधे का वह भाग, पौधे का वह भाग जो जमीन के अंदर, पौधे का वह भाग जो जमीन के अंदर छिपा रहता है, जमीन के अंदर छिपा रहता है, जमीन के अंदर छिपा रहता है, उसे, जमीन के अंदर छिपा रहता है, उसे जड़ कहा जाता है, उसे जड़ कहा जाता है। जड़िया हम उसे क्या कह सकते हैं? और मूल भी कह सकते हैं कि पौधे का वह भाग जो जमीन के अंदर धसा हुआ रहता है, उस भाग या उस हिस्से को हम क्या कहते हैं? जड़, या उसे क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। जैसे कि पिछली क्लासों में हमने ऐसे पढ़ा कि फल का निर्माण कहाँ से होता है? अंडाशय से होता है। बीज का निर्माण कहाँ से होता है? बीजांड से होता है। यदि अक्सर आपको परीक्षा में ऐसे पूछा जाए कि जो जड़ होती है, ये जड़ बीज या फल या ऐसा पौधे का कौन सा हिस्सा होता है जो जड़ को विकसित करता है? तो सबसे पहले जो आप बीज जब हम उगोते हैं, तो बीज उगाने पर क्या होता है? एक तो बीज का वह भाग होता है जो ऊपर की तरफ परहों का निर्माण करता है, मतलब तने का निर्माण करता है, और एक बीज के नीचे की तरफ जड़ें विकसित होने लगती हैं। तो बीज का ऐसा कौन सा भाग होता है जो जड़ को विकसित करता है? अक्सर हमने पिछली क्लास में ऐसे सीख ही लिया था कि जड़ के मुख्यतः तीन पार्ट होते हैं, और बीज के मुख्यतः तीन पार्ट होते हैं। कौन से? एक तो बीज पत्र होता है, एक मूलांकुर होता है और एक प्रांकुर होता है। बीज पत्र में तो खाद्य भाग को संग्रहित किया जाता है, और अब हमारे पास क्या बचा? एक तो मूलांकुर बचा और एक प्रांकुर भाग बचा। बीज का जो प्रांकुर भाग होता है वो ऊपर की तरफ तने का निर्माण करता है। अब बचा हमारे पास एक भाग, कौन सा? मूलांकुर भाग बचा हुआ है। तो बीज के अंकुरण के समय, बीज के अंकुरण के समय जो मूलांकुर जो भाग होता है बीज का, वो जड़ को विकसित करता है। तो ऐसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और हम यहाँ से जाना है हमने कि अंकुरण के समय, अंकुरण के समय, अंकुरण के समय बीज का, अंकुरण के समय बीज का मूलांकुर भाग, बीज का मूलांकुर भाग जड़ का निर्माण करता है। मूलांकुर भाग जड़ का, मूलांकुर भाग, मूलांकुर भाग जड़ का निर्माण करता है। इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि बीज का कौन सा हिस्सा जड़ का निर्माण करता है? तो कौन करता है? बीज का जो मूलांकुर वाला जो भाग होता है ना, वो जड़ को निर्माण करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जड़ का निर्माण करता है। ठीक है ना? चलिए, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड में हम जानेंगे यहाँ से कि देखो, कुछ हमने बातें जानी है कि पौधे का वह हिस्सा जो जमीन के अंदर छिपा रहता है, जमीन के अंदर दबा रहता है, उसे तो हम क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। और बीज का मूलांकुर भाग किसको विकसित करता है? बीज का मूलांकुर भाग किसको विकसित करता है? बीज का मूलांकुर भाग विकसित करता है किसको? बीज का मूलांकुर भाग विकसित करता है किसको? जड़ को विकसित करता है।
इसके अलावा जो जड़ें होती हैं, जड़ों की जो कोशिकाएँ होती हैं, अक्सर किसी भी पौधे में आपने ऐसे देखा होगा, जैसे मानो कि ये हमारे पास कोई पौधा है या कोई पेड़ है। इस पौधे की तरफ नीचे की तरफ क्या लगी रहती हैं? जड़ें लगी रहती हैं। तो आपने नोटिस किया होगा जड़ों की बाहर की तरफ बालनुमा संरचनाएँ होती हैं, छोटे-छोटे रेशे पाए जाते हैं इन जड़ों के बाहर की तरफ। इन बालनुमा संरचनाओं को कहते हैं मूल रोम। क्या कहते हैं? मूल रोम कहा जाता है। तो ऐसा यदि एग्जाम में पूछा जाए तो ऐसा हम यहाँ से बता सकते हैं। क्या बताएंगे हम यहाँ से? यहाँ से हम हमें बताना होगा कि जो जड़ें जो होती हैं, इन जड़ों का कौन सा भाग, ये रहा, ये जड़ों के बाहर की तरफ जो भाग पाए जाते हैं, कौन से भाग होते हैं ये भाग होते हैं जड़ का जो भाग होता है जिसपे क्या पाए जाते हैं? मूल रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मूल रोम पाए जाते हैं। तो ऐसा हम यहाँ से बताएंगे कि जो मूल रोम होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? जड़ों की जो कोशिकाएं होती हैं, इन जड़ों की कोशिकाओं के बाहर की तरफ बालनुमा जो संरचनाएं होती हैं, इन बालनुमा संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? बालनुमा संरचनाओं को मूल रोम कहा जाता है। ठीक है ना? तो ऐसा हम यहाँ से लिखेंगे कि जड़ों की जड़ों की कोशिकाओं के बाहर की तरफ, जड़ों की कोशिकाओं के बाहर की तरफ, कोशिकाओं के बाहर की तरफ, कोशिकाओं के बाहर की तरफ बालनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। बालनुमा संरचना पाई जाती हैं। संरचना पाई जाती हैं जिसे मूल रोम कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? जिसे अक्सर मूल रोम कहा जाता है। जिसे मूल रोम कहा जाता है। तो आपको परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है कि मूल रोम कहाँ पाए जाते हैं? तो जड़ों की जो कोशिकाएँ होती हैं, इन जड़ों की कोशिका में बाहर की तरफ बालनुमा जो संरचनाएँ होती हैं, इन बालनुमा संरचनाओं को क्या कहते हैं? मूल रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल रोम कहते हैं। और इसी के साथ जो जड़ होती हैं, यदि जड़ के कार्य के बारे में हम जानें कि पौधे में जो जड़ें होती हैं, पौधे में जड़ों का क्या कार्य होता है? एक काम तो ये होता है कि पौधे को स्थिर रखने का काम करती हैं। इसके अलावा जो जड़ होती हैं, ये जड़ जमीन से जल व खनिज लवणों के अवशोषण के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो नेक्स्ट बात हम यहाँ से लिखेंगे क्या? कि जड़ जड़ों से जड़ों से पानी जड़ों से पानी व खनिज लवणों का अवशोषण होता है। खनिज लवणों का अवशोषण होता है। खनिज लवणों का अवशोषण होता है। ठीक है ना? अवशोषण होता है। जड़ जो होती हैं, जड़ का कार्य यदि पूछे तो पानी का अवशोषण करती हैं और खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं। कहाँ से? मिट्टी से जल व खनिज लवणों के अवशोषण के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है ना? इसके अलावा जो जड़ जो होती हैं, कभी भी आपने देखा होगा जड़ प्रकाश के विपरीत गमन करती है, प्रकाश के विपरीत गति करती है, प्रकाश के विपरीत वृद्धि करती है। जैसे कि जड़ आपके पास नीचे की तरफ है, प्रकाश ऊपर से आ रहा है, तो जड़ कहाँ वृद्धि करेगी? नीचे की तरफ गति करेगी, नीचे की तरफ वृद्धि करेगी। हमने पादप गतियों की जो टॉपिक था, उस पादप गतियों के टॉपिक में हमने ऐसे पढ़ा होगा कि गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन क्या था, प्रकाशानुवर्तन क्या था, ऐसा हमने यहाँ से जाना होगा। तो जिधर से प्रकाश आ रहा है पौधे का वह हिस्सा उधर ही वृद्धि करता है, उसमें तो पाया जाता है धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। जैसे कि तना जो होता है, इस तने में धनात्मक प्रकाशानुवर्तन पाया जाता है, लेकिन ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन पाया जाता है किसमें? जड़ में। क्योंकि प्रकाश आता है ऊपर से और जड़ जो गति करती है वो प्रकाश के विपरीत गति करती है। तो जड़ में जड़ में ऋणात्मक ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन पाया जाता है। ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन पाया जाता है। ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन होता है। ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन होता है। और इसके अलावा एक बात और हम यहाँ से जानेंगे कि गुरुत्वानुवर्तन भी हमने पादप गतियों के टॉपिक में पढ़ा था।
यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर से नीचे की तरफ गति करता है और पौधे की जो जड़ होती है वो जड़ भी नीचे की तरफ ही गति करती है। तो जड़ में धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन पाया जाता है। तो ऐसा हम यहाँ से लिखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिल्ली पुलिस के पेपर में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल में कि जड़ में धनात्मक जड़ में धनात्मक धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन होता है। धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन पाया जाता है। धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन पाया जाता है। देखो प्रकाशानुवर्तन तो कैसा होता है, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन पाया जाता है और धनात्मक क्या पाया जाता है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन उसमें पाया जाता है। ठीक है ना। जड़ में ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन पाया जाता है, मतलब प्रकाश के विपरीत गमन करती है। प्रकाश आता है ऊपर की तरफ, लेकिन जो जड़ होती है प्रकाश के विपरीत मतलब नीचे की तरफ गमन करती है। इसी कारण इसमें ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन होता है और धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन जड़ में पाया जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा जड़ के कार्य के बारे में हमने यहाँ से पढ़ ही लिया है कि जड़ का कार्य क्या होता है। जो जड़ जो होती है वो जमीन से जल व खनिज लवणों के अवशोषण के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा हमने यहाँ से पढ़ा है कि जो जड़ होती हैं ये जड़ कहाँ से विकसित होती हैं, बीज के जो मूलांकुर जो भाग होता है, इस बीज के मूलांकुर भाग से जड़ें क्या होती हैं, विकसित होती हैं। जैसे कि अंडाशय से क्या बनते हैं, फल बनते हैं। बीजांड से क्या बनते हैं, बीज बनते हैं। तो बीज के मूलांकुर भाग से क्या बनती हैं, बीज के मूलांकुर भाग से क्या बनती हैं, जड़ें बनती हैं। ठीक है ना। इसके अलावा अब हम यहाँ से जानेंगे कि जड़ों के प्रकार, कि जड़ के कितने प्रकार होते हैं। जड़ के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि जड़ के प्रकार कितने होते हैं। देखिएगा, सबसे पहले सबसे पहले हम यहाँ से जड़ के प्रकार में हम यहाँ से पढ़ेंगे पहला प्रकार। जड़ का पहला प्रकार है मूसला तंत्र या मूसला जड़। मूसला तंत्र हम इसे कहते हैं, मूसला जड़ भी इसे ही कहा जाता है। देखो ये क्या होती हैं, इसमें देखो हम क्या पढ़ेंगे। मूसला तंत्र क्या होती है, कई आपने ऐसे देखे होंगे कि जो जड़ होती हैं, इस प्रकार की जो जड़ होती हैं, जो मूलांकुर जो होता है, ये मूलांकुर विकसित होकर एक मुख्य जड़ का निर्माण करता है। जैसे गाजर होती है, जैसे मूली होती है, उसमें एक मुख्य जड़ पाई जाती है। तो वो कैसी जड़ें होती हैं, वो होती हैं कैसी, मूसला तंत्र वाली होती हैं। तो हम इसके बारे में ऐसे लिख सकते हैं कि इस प्रकार की जड़ में मूलांकुर विकसित होकर एक मुख्य जड़ का निर्माण करता है, मुख्य जड़ का निर्माण करता है। जैसे गाजर होगी, मूली होगी, तो ऐसा हम लिख सकते हैं यहाँ से, इस प्रकार की जड़ों में, इस प्रकार की जड़ में मूलांकुर मूलांकुर विकसित होकर मूलांकुर विकसित होकर मूलांकुर विकसित होकर मुख्य जड़ का निर्माण करता है, मुख्य जड़ का निर्माण करता है, मुख्य जड़ का निर्माण करता है। जैसे उदाहरण उदाहरण हम इसके ले सकते हैं कि गाजर हो गई। उदाहरण हम ले सकते हैं इसका क्या, गाजर ले सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ से ले सकते हैं सलजम आदि, जो होती हैं वो आदि मूसला जड़ों के दौरान पड़ी जाती हैं। कि इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं, जड़ें मूलांकुर विकसित होकर एक मुख्य जड़ का निर्माण करता है, जिसे हम कहते हैं क्या, मूसला जड़ इसे हम कहते हैं। ठीक है ना। अब दूसरी जड़ें हम दूसरा इसका प्रकार आता है क्या, दूसरा इसकी प्रकार आता है क्या, अपस्थानिक जड़ें। क्या होती हैं, अपस्थानिक जड़ें। नाम इसका पहले आपने सुन ही लिया होगा, अपस्थानिक जड़ें क्या होती हैं। अपस्थानिक जड़ें, अब देखो बरगद का पेड़ आपने नोट किया होगा कि बरगद के पेड़ के बाहर की तरफ विभिन्न प्रकार की जड़ें विकसित होती हैं। तो अपस्थानिक जड़ें के उदाहरण ही होता है बरगद में। जैसे कि हम बरगद की जो अपस्थानिक जो जड़ें होती हैं उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि बीज के मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से जड़ का विकास होना क्या कहलाता है, अपस्थानिक जड़ों का रूप वो होता है। तो ऐसा हम यहाँ से बता सकते हैं। देखो मूलांकुर के अतिरिक्त, मूलांकुर के मूलांकुर के अतिरिक्त मूलांकुर के अतिरिक्त शरीर के किसी भी भाग से, शरीर के
शरीर के किसी भी शरीर के किसी भी किसी भी अन्य भाग से अन्य भाग से जड़ का विकसित होना जड़ का विकसित होना अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। विकसित होना अपस्थानिक जड़ कहलाती हैं। जड़ कहलाती है। उदाहरण, एक जीता जागता उदाहरण है इसका कौन? बरगद। बरगद बरगद में आप देखोगे ना तो बाहर की तरफ विभिन्न प्रकार की जड़ें आपको दिखाई देंगी। तो जड़ होंगी कौन सी? अपस्थानिक जड़ें। उदाहरण आप इसका पता रखिएगा, एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अपस्थानिक जड़ का उदाहरण क्या होता है। अपस्थानिक जड़ का उदाहरण होता है क्या? बरगद। इसका उदाहरण होता है कि मूलांकुर के अतिरिक्त पादप शरीर के किसी भी अन्य भाग से विकसित होने वाली जो जड़ें होती हैं उन जड़ों को कहते हैं क्या? अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। अब देखो इसका एक और आता है, देखो रेशेदार जड़ें। तीसरा इसका प्रकार होता है कौन सा? रेशेदार जड़ें। रेशेदार जड़ें। और इन रेशेदार जड़ों में क्या होते हैं? जितने भी द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं, इन द्विबीजपत्री पौधों में जो पाई जाने वाली एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं, उन एक बीजपत्री पौधों में पाई जाने वाली जो जड़ें होती हैं, वो रेशेदार जड़ें ही होती हैं। तो ऐसा हम लिख सकते हैं, एक बीजपत्री पौधों में एक बीजपत्री पौधों में पौधों में पाई जाने वाली जड़ें पाई जाने वाली जड़ें एक बीजपत्री पौधों में पाई जाने वाली जड़ें रेशेदार जड़ें होती हैं। उदाहरण उदाहरण तो हम लिख ही सकते हैं कि सभी एक बीजपत्री पौधे। और इन रेशेदार जड़ें को ही कहते हैं फाइबर जड़ें, भी सही कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइबर जड़ें। फाइबर जड़ें जो होती हैं वो भी इसका उदाहरण ही होता है। अब देखो हम यहाँ से एक उदाहरण और देखेंगे। देखो एक जो इम्पोर्टेंट है उसको हम यहाँ से देखेंगे। देखो इसको हम कहते हैं क्या? रूपांतरित जड़ें। रूपांतरित जड़ें, ये कोई स्पेशल प्रकार नहीं होता है, इनमें से ही मिक्स रूप होता है रूपांतरित जड़ें, जो अक्सर परीक्षा में आपको पूछा जाता है। अब देखो रेशेदार जड़ें क्या होती हैं। इन रेशेदार जड़ों में जैसे आपने ऐसे पढ़ा ही होगा पहले कि रेशेदार जो जड़ें होती हैं वो रेशेदार जड़ें देखो क्या होती हैं। रेशेदार फाइबर में के तो बारे में आपने पढ़ ही लिया। अब हम पढ़ेंगे किसके? रूपांतरित जड़ों के बारे में। अभी यहाँ से पढ़ेंगे हम रूपांतरित जड़ों के बारे में कि रूपांतरित जड़ें क्या होती है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो भोजन के संचय के लिए जड़ का रूप ले लेते हैं, जैसे गाजर हो गई, मूली हो गई, शकरकंद हो गई। ये जो होते हैं ना वो जड़ के रूपांतरण होते हैं। तो हम यहाँ से रूपांतरित जड़ों में हम लिख सकते हैं क्या? कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो भोजन के संचय के लिए जड़ का रूप ले लेते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि इस प्रकार की जड़ें इस प्रकार की जड़ें भोजन का संचय करती हैं। भोजन का भोजन का संचय करती हैं। संचय भोजन का संचय करती हैं। भोजन का संचय करती हैं, ठीक है ना? रूपांतरित जड़ें, इस प्रकार की जड़ें भोजन का संचय करती हैं। क्या करती हैं? संचय करती हैं। उदाहरण हम यहाँ से लिख सकते हैं जो परीक्षा में इंपॉर्टेंट है, बताने का उद्देश्य भी मेरा यही था। इनका आप यहाँ से मेनली ध्यान रखें। एक तो होती है कौन? गाजर, जो किसका रूप होता है? जड़ का रूप होती है। एक होती है कौन? मूली, ये भी जड़ का ही रूप होती है। एक होती है कौन? शकरकंद। शकरकंद ये भी किसका रूप होती है? ये भी जड़ का रूप ही होती है। तो इनका आप यहाँ से ध्यान रखें। गाजर हो गई, मूली हो गई, शकरकंद होगी, ये भोजन का संचय करने के लिए होती हैं। यानी कि पौधे के कुछ ऐसे भाग होते हैं जो भोजन का संचय के लिए जड़ का रूप ले लेते हैं। जैसे कि कौन? एक तो गाजर हो गई, एक मूली हो गई और एक कौन हो गई? शकरकंद हो गई। ऐसा आपने यहाँ से जान ही लिया है।
आज के इस वीडियो में आपने जाना है कि जड़ क्या होती है, जड़ का कौन-कौन सा भाग होता है, ऐसी विभिन्न प्रकार की चीज़ें आपने वन बाय वन करके यहाँ से पढ़ी हैं। अब मैं आपको यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिखाता हूँ कि जड़ से रिलेटिव परीक्षा में हमें किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ से दिया गया है कि जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं? रूट रूट हेयर कहते हैं या उन्हें क्या कहते हैं? मूल रोम कहते हैं। देखो, यहाँ से दिस हमारा यहाँ से सही जवाब होता। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बारे में आपने यहाँ से पढ़ ही लिया था कि जड़ों की जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं में बाल जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती हैं बाहर की तरफ। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रूट हेयर कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें यहाँ से दिया गया है कि किसी पौधे के वानस्पतिक भाग खालिस्तान होते हैं। किसी पौधे के वानस्पतिक जो भाग होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं? जड़, तना और जो पत्तियां होती हैं उन्हें वानस्पतिक भाग के नाम से जाना जाता है। तो दिस हमारा यहाँ से सही जवाब होता। आगामी रेलवे के विभिन्न प्रकार के पेपर लगने वाले हैं, वहां आपको कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसा आप यहाँ से देख रहे हैं कि आपको इस प्रकार का क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था। आगामी रेलवे ग्रुप डी के जो पेपर लगने वाले हैं उनमें भी पेपर में आपको इसी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। और वहाँ रेलवे ग्रुप डी में साइंस एक अपना वजूद रखती है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। वहाँ 25 नंबर की वहाँ आपको साइंस वहाँ से पूछी जाएगी। तो यदि आप मेरे इस बैच में यदि सभी क्लासों में कंटिन्यू बने रहते हैं तो मैंने इस कोर्स को डिजाइन इसी प्रकार किया है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए उपयोगी हो सके, चाहे से वो राजस्थान पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, चाहे से पटवार हो, एसएससी हो, रेलवे का कोई भी पेपर हो। मैंने इस कोर्स को इसी प्रकार से डिजाइन किया है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए उपयोगी हो सके। तो जैसा आप यहाँ से देख रहे हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपने थ्योरी की क्लास में यदि पीछे मेरे साथ कंटिन्यू बने हुए थे तो ऐसा आपने यहाँ से जाना ही होगा। देखो अगला प्रश्न, बंद गोभी का खाद्य भाग, जो बंद जो गोभी होती हैं, पत्तेदार जो गोभी होती हैं, इस पत्तेदार गोभी में हम क्या खाते हैं? इस पत्तेदार गोभी में हम पत्ते खाते हैं, यानी कि पुष्प का जो समय होता है वो तो हम किस में खाते हैं? वो तो खाते हैं हम किस में? वो जो एक तो होती है फूल गोभी, इस फूल गोभी में हम तो पुष्प का समय खाते हैं। क्या खाते हैं? पुष्प का समय खाते हैं। लेकिन जो बंद गोभी जो होती है ना, इस बंद गोभी में कलिकाएं खाते हैं। क्या खाते हैं? कायिक कलिकाओं को खाते हैं। किसको खाते हैं? कायिक कलिकाओं को खाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, फूल गोभी के बारे में पूछा गया। फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है? उसमें पुष्प का समय खाते हैं, यानी कि हम यहाँ से बता सकते हैं कि ताजा पुष्प का हम वहां उपयोग करते हैं। तो दिस हमारा यहाँ से सही आंसर होता कि फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? वो होता है कौन सा? ताजा पुष्प या पुष्प समय, उसमें हम खाने के लिए काम में लेते हैं। मूल का जल अवशोषण का संबंध भाग होता है। मूल यानी जड़, जड़ जो जल का अवशोषण करती है, तो जल का अवशोषण किसके द्वारा करती है? ऐसे हम यहाँ से बता सकते हैं। तो जड़ों के बाहर की तरफ जो बालनुमा जो संरचनाएं पाई जाती हैं, उन्हीं संरचनाओं को मूल रोम कहते हैं और इन्हीं मूल रोमों के द्वारा क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न, पादपों में मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया के द्वारा अवशोषित किया जाता है? पादप जो होते हैं, इन पादपों की नीचे की तरफ क्या होती है? जड़ होती हैं। जड़ों के बाहर की तरफ क्या पाए जाते हैं? मूल रोम पाए जाते हैं। और मूल रोम में परासरण की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? परासरण की क्रिया होती है, जिसके द्वारा जल का क्या करते हैं? वो अवशोषण करने का कार्य करते हैं। तो ध्यान रखें, परासरण की क्रिया के द्वारा जड़ें जल का अवशोषण करती हैं। और जाइलम जो होता है, वो जाइलम अवशोषित किए हुए जल को पौधे के सभी भागों में पहुंचाने का काम करता है। कौन? जाइलम करता है। और एक होता है फ्लोएम। फ्लोएम होता है पत्तियों से बना हुआ जो भोजन होता है, पत्तियों से बने हुए भोजन को सभी भागों में पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। और जाइलम क्या करता है? अवशोषित किए हुए जल को पौधे के सभी हिस्सों में पहुंचाने का कार्य करता है। तो जो जड़ें होती हैं, उस जड़ों में मूल रोम जो पाए जाते हैं, मूल रोमों में कौन सी क्रिया होती है? परासरण। परासरण की क्रिया के द्वारा ही जल का क्या होता है? अवशोषण होता है। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि आपको टॉपिक से रिलेटिव इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? बस पीछे वाला क्वेश्चन ही है, बस इसमें तरीका बदल रखा है प्रश्न में। और यहां से हमारा सही जवाब होता कौन सा? परासरण दाब। दिस हमारा यहाँ से सही जवाब होता कि परासरण दाब के द्वारा
जो जड़ें जो होती हैं, उस जड़ों में पाए जाने वाले जो मूल रोम होते हैं, उन मूल रोमों में जल का अवशोषण किया जाता है। किसके द्वारा? परासरण के दाब के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं क्या? अपस्तानिक। और इसका उदाहरण भी मैंने आपको बताया था, क्या? बरगद। इसका उदाहरण मैंने आपको बताया था कि अपस्तानिक मूल क्या होती हैं? मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से जड़ का विकसित होना अपस्तानिक मूल कहलाता है। और मूल या जड़ को बनाने का काम कौन करता है? मूलांकुर करता है। बीजांड से बीज बनता है, अंडाशय से फल बनता है। ऐसे हमने पढ़ ही लिया है। चलिए अगला प्रश्न, मूल रोम कहां से निकलते हैं? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। मूल रोम कहां से निकलते हैं? छोटी सी बात आपको यहां से पूछी गई है। अब तक यदि टॉपिक में मेरे साथ बने हुए होंगे तो इस क्वेश्चन का जवाब आप विद इन सेकेंड ही बता पा रहे होंगे। चलिए तो देखिए, सोचें अपने दिमाग में कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। तो जो जड़ होती हैं, जड़ों की कोशिकाएं होती हैं, जड़ों की कोशिका के बाहर की तरफ, मतलब जो जड़ होती है, जड़ की जो बाह्य त्वचा होती है, इस बाह्य त्वचा से क्या निकलती हैं? बाह्य त्वचा से मूल रोम निकलते हैं, जिसके द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसमें परासरण दाब के द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। ऐसा हमने पीछे पढ़ ही लिया है। एसएससी सीजीएल की एग्जाम में आपको इस प्रकार का क्वेश्चन भी देखने को मिला था। एक मॉडरेट क्वेश्चन और मैं आपको दिखाता हूं, जो फिलहाल ही परीक्षा में पूछा गया है। देखो, और यह राजस्थान पुलिस एसआई के पेपर में आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन का जवाब आप ही बताएंगे। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी मूल नहीं है? मूल मतलब जड़ नहीं है, मतलब जड़ नहीं है। जड़ नहीं के बारे में हमें यहां से बताना था। आलू, सलजम, गाजर और मूली। ऐसे हम पढ़ चुके हैं कि सलजम हो गया, गाजर हो गई और मूली हो गई। इसके रूपांतरण होते हैं, जड़ के रूपांतरण होते हैं। प्रश्न में ऐसे पूछा कि जड़ नहीं है, कौन नहीं है? आलू। क्योंकि आलू जो होता है वो आलू तना रूपांतरित सब्जी होती है। कैसा होती है? तना रूपांतरित होती है। ऐसा हम अगले चैप्टर में यहां से पढ़ेंगे। जब पौधे की, देखिए, हमने पुष्प को पूरा किया है, फिर हमने बीज को पढ़ा है, फिर हमने फल को पढ़ा है, फिर हम इसके बारे में पढ़े, जड़ के बारे में पढ़े हैं। इसके बाद हम तने को पढ़ेंगे। तने को जहां कहीं भी हम पढ़ेंगे वहां हम जानेंगे कि तना रूपांतरित फल, तना रूपांतरित जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं। जैसे तना रूपांतरित आलू होता है, ठीक है ना, एक तो आप यहाँ से जान ही चुके हैं। इसके अलावा ध्यान रखें, गाजर, मूली और सलजम और शकरकंद, ये चारों के चारों उदाहरण उदाहरण होते हैं किसके? जड़ रूपांतरित जो होते हैं। ये चारों में जड़ रूपांतरित होती है, खाने के लिए जिसे हम काम में लेते हैं, ठीक है ना। इतनी बातों को आपने यहाँ से जान ही लिया है। बाकी प्रश्नों पर भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाई गई है। इस पीडीएफ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह दिया गया है। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पे सभी पे आप अपनी प्रैक्टिस करें, जिससे कि टॉपिक आपके लिए और भी आसान बन सके। और यदि परीक्षा में यहाँ से इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, उनमें फटाक फटाक से आप अपना सही जवाब वहां से बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होती है अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल बनाए रखिएगा। सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।